नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एयर एशिया के विमान का फिलहाल पता नहीं। तलाशी अभियान में मदद के लिए भारत के 3 जहाज और 1 समुद्री निगरानी विमान तैयार। 162 यात्रियों में कोई भारतीय नहीं। बेंगलुरु में चर्च रोड धमाके के बाद देश के बड़े शहरों में हाई अलर्ट। घायल महिला की मौत। गृहमंत्री ने की मुख्यमंत्री से बात। समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। गुड़गांव में तापमान 0.4 डिग्री। कोहरे से रेल और हवाई यातायात बुरी तरह बाधित। उपराष्ट्रपति की धर्म के आधार पर इतिहास लिखने से बचने की नसीहत। दिल्ली में 75वें इतिहास कांग्रेस का उद्घाटन। और विराट और रहाणे के शतक की बदौलत भारत पहली पारी में 465 रन पर ऑस्ट्रेलिया को 65 रन की बढ़त। बारिश से खेल में बाधा। आज तड़के एयर एशिया के लापता विमान की खोज फिर से शुरू कर दी गई। खोजी विमान जावा सागर में विमान को ढूंढ रहे हैं। भारत ने भी लापता विमान की खोज में मदद की पेशकश की है। माना जा रहा है कि जहाज सुमात्रा के पूर्वी तट पर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रविवार को पूरे दिन इंडोनेशिया के लापता विमान QZ8501 की तलाश का काम चलता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज सुबह होते ही इंडोनेशिया के साथ ही सिंगापुर के फौजी विमान भी जावा सागर के ऊपर मंडराने लगे। Pesawat itu jatuhnya yang pasti di mana? Waduh, kita sudah berkoordinasi dengan seluruh instansi internal nasional yang terkait dan dengan luar negeri juga. एयरबस A320-200 में 162 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। लापता यात्रियों के इन परिजनों की आंखें लगातार उस स्क्रीन पर टिकी हैं जिसमें उनके अपने की कोई सूचना आ सकती है। There is nothing more important to us for our crew's family and for the passengers' families, and we look after them. That is our number one priority at the moment, to make sure that we take care of them. इंडोनेशियाई सरकार अब तक ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि प्लेन का अपहरण हुआ है या वो समुद्र में किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है। जानकारों का मानना है कि हादसे का बड़ा कारण खराब मौसम हो सकता है। Looks like a case of bad weather because pilot just before losing contact has asked for a different flight path to what he was following, and he has said due to weather. He's also asked to climb from 32,000 feet to 38,000 feet, which means the weather was bad. GPS के जरिए अगर जो उसने लास्ट SOS जो दिया, मैंने सुना उसने डायवर्शन मांगा कि जल्दी से मुझे डाइवर्ट कराओ, तो तकलीफ हो गई। मौसम भी बहुत खराब था। भारत ने भी लापता विमान की तलाशी में मदद की पेशकश की है। भारत ने तलाशी अभियान में मदद के लिए 3 जहाज और 1 समुद्री निगरानी विमान तैयार रखा है। We are ready for that help, but that has to be coordinated through international agencies. It's not India's efforts. It's not in Indian economic zone also. इस बीच विमान में मौजूद यात्रियों की जान की सलामती के लिए दुनिया भर में प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। वेटिकन सिटी में पोप ने लापता लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। रविवार की सुबह इंडोनेशिया के सुराबाया शहर से सिंगापुर जा रहे इस विमान का उड़ान भरने के बाद सुबह 7:24 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। लापता विमान एयर एशिया की इंडोनेशिया सब्सिडरी का है। मलेशिया से चलने वाले एयर एशिया का इस सब्सिडरी में 49% हिस्सा है। मलेशिया की राष्ट्रीय विमानन सेवा मलेशिया एयरलाइंस के 2 विमान इसी साल हादसे का शिकार हो चुके हैं। इनमें से एक यूक्रेन में मार गिराया गया था, जबकि दूसरा MH370 लापता हो गया था, जिसका आज तक पता नहीं चला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट पर कल रात हुए धमाके के बाद देश के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेस्टोरेंट के सामने हुए इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक बम धमाके में IED का इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात करके घटना की जानकारी ली। बेंगलुरु के कोकोनट ग्रोव नाम के रेस्टोरेंट के पास कल रात करीब 8:30 बजे धमाका हुआ। इसके बाद भीड़ भाड़ वाली चर्च स्ट्रीट पर अफरा तफरी मच गई। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। हमले में IED का इस्तेमाल किया गया था। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक ये कम तीव्रता वाला धमाका था।
मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत बड़ा इंटेंसिटी ब्लास्ट नहीं है, इसलिए अभी कुछ कहना वो संभावना नहीं है कि उसका पीछे कौन है क्या है, लेकिन जो स्थिति जो है उसको अभी काबू में है। Unfortunately, the lady by name Bhavani is no more. She could not survive the injuries, so she has died because of the injury to her head. Another relative, Karthik, is out of danger. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र की ओर से हर प्रकार की मदद का भरोसा दिलाया। सिद्धारमैया ने धमाके में मरने वाले को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। Home Minister of Government of India, he also spoke to me and he told me that whatever assistance required by the police or the state, we are ready to give all the assistance. I told him that I will be in touch with you. बेंगलुरु धमाके के बाद देश के प्रमुख महानगर मुंबई, पुणे, कोलकाता समेत कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमाके के बाद बेंगलुरु शहर में चौकसी बढ़ा दी गई है। आंतरिक सुरक्षा प्रभाग के विशेषज्ञ, फॉरेंसिक टीम, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। हैदराबाद से भी NIA की टीम धमाके की जांच के लिए पहुंच गई है। बेंगलुरु में 2008, 2010 और 2013 में भी बम धमाकों की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कई निर्दोषों की जानें गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं असम के हिंसा पीड़ित इलाकों में अब जनजीवन सामान्य होने लगा है। चाय बागान श्रमिक काम पर लौटने लगे हैं। बोडो उग्रवादियों के खिलाफ सेना और पुलिस का साझा अभियान तेज हो गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री से बात करके राहत अभियान की जानकारी ली। राहत शिविरों की संख्या 81 से बढ़कर 136 कर दी गई है, जिसमें 1,76,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। असम के कोकराझार और सोनितपुर में हिंसा के जख्म भरने लगे हैं। निचले असम के जिलों में हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। चाय बागान के श्रमिक काम पर लौट रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार विश्वास बहाली के उपाय में जुटी है। इस बीच प्रशासन ने रविवार को दिन के कर्फ्यू में ढील दी। पिछले 72 घंटों में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। सब चीज़ नॉर्मल हो गया, अभी लोग सब कम में ठीक से आ रहा है। अभी कोई यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। आर्मी लोग भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। होप सो 2-1 दिन के भीतर में सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। इस बीच नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एस के खिलाफ सेना और पुलिस का साझा अभियान तेज हो गया है। कल कोकराझार के जंगलों में NDFBS के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। सुरक्षा बलों ने यहां से एक वाहन समेत 8 मोबाइल फोन बरामद किए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बात कर हिंसा पीड़ित लोगों को केंद्र से हर संभव मदद मुहैया कराने का भरोसा जताया। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने रविवार को राज्य के बड़े अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। उन्होंने राहत शिविरों में शरणार्थियों की संख्या बढ़ने को लेकर चिंता जाहिर की। ओवरऑल सिचुएशन हमार इम्प्रूव हो से आगर तुलना एतिया हमार सिचुएशन ভাল হয়েছে। ইনসিডেন্টস অফ ভাইলেন্স কমিছে। ইনসিডেন্টস অফ ভাইলেন্স মানে কমিউনিটির মাজত আৰু যেটো আমাৰ बोडो और आदिवासी মাজত हुआ সংঘাতটো এতিয়া আমি কব পাৰো যে বাই এণ্ড লাৰ্জ কন্ট্रोलत আছে। हिंसा पीड़ित चारों जिलों कोकराझार, सोनितपुर, चिरांग और उदालगुड़ी में प्रशासन राहत शिविरों में सुविधाएं बढ़ाने में जुटा है। मंगलवार और बुधवार को NDFB के हमले और इसके जवाब में हुई हिंसा में 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड के नए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को प्रदेश की कमान संभाल ली। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सैयद अहमद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 4 और कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। रघुवर दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रविवार को रांची में झारखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल सैयद अहमद ने सूबे के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। रघुवर दास राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ 4 और मंत्रियों CP सिंह, नीलकंठ सिंह, लुइस मरांडी और AJSU के चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई आला नेता मौजूद थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में घने कोहरे की वजह से समारोह में शिरकत नहीं कर सके। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के तेज विकास और मजदूरों के हितों की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। हमारी सरकार की प्राथमिकता है विकास, हमारी सरकार की प्राथमिकता है सुशासन, पारदर्शी शासन, और जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा। मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले रघुवर दास साल 1980 से बीजेपी के गठन के साथ ही उससे जुड़े। 1995 से लगातार विधायक रहे रघुवर दास ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। 30 दिसंबर 2009 से 29 मई 2010 तक रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रहे। इस बार जमशेदपुर पूर्व सीट पर उन्होंने करीब 70,000 वोटों से जीत हासिल की। नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र 6 जनवरी से 9 जनवरी तक होगा। वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि राज्य में पहली बार किसी गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर असमंजस बरकरार है। बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर पीडीपी अपने विधायकों का मन टटोलने में जुट गई है। इस बीच कांग्रेस ने साफ किया है कि वो धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन में अपनी भूमिका निभाएगी। आज का दिन जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए अहम साबित हो सकता है। राज्यपाल NN वोहरा ने टीडीपी और बीजेपी से 1 जनवरी तक नई सरकार के गठन को लेकर जवाब मांगा है। इस लिहाज से दोनों ही पार्टियों ने अपनी कवायदें तेज कर दी हैं। बीजेपी जहां सभी विकल्प खुले होने की बात कह रही है, वहीं पीडीपी भी बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर अपने विधायकों का रुख जानने में जुट गई है। पार्टी प्रवक्ता नईम अख्तर के मुताबिक विधायकों के साथ बातचीत कर सरकार बनाने के सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस बीच रविवार को इस मसले पर कांग्रेस ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में जनादेश उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी वो धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन के लिए अपना समर्थन देगी। हमारे नेताओं ने इस बात की घोषणा की है कि जो भी दल इस प्रयास को आगे ले जाएगा कि वो सेक्युलर सरकार बनाना चाहते हैं, तो हम अपना सहयोग उनके साथ शामिल करेंगे। खबर ये भी है कि पीडीपी के कुछ विधायक बीजेपी के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पीडीपी को समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने धर्म के आधार पर लिखे गए इतिहास से बचने की सलाह दी है। दिल्ली में भारतीय इतिहास कांग्रेस के 75वें सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास के धर्म आधारित विश्लेषण से दुनिया में कई भयानक भूलें हुई हैं। उन्होंने नसीहत दी कि समाज में आगे बढ़ने के लिए हर धर्म के लोगों को विविधताओं के प्रति सहिष्णु होने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने रविवार को भारतीय इतिहास कांग्रेस के 75वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। तकरीबन 500 इतिहासकारों और शिक्षाविदों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि धर्म या पहचान के आधार पर इतिहास को लिखने और समझने की कोशिश भेदभाव को जन्म देगी। A simple answer is that it is a method of inquiry which deals with what has reportedly happened and not exactly as it happened. It is a narrative of change. It has been suggested that historical objectivity is seen to be not a single idea, but rather a sprawling sets of assumptions, attitudes, aspirations and antipathies. उपराष्ट्रपति ने जोर दिया कि इतिहास में एकांगी समझदारी भयानक भूल का कारण बन जाती है। उन्होंने कहा कि एक रूप समाज बनाने के लिए मौजूद विविधताओं को महत्व देने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ 4,635 समुदाय हैं जो सदियों से साथ रहते आए हैं। Our sagacity in building a pluralist structure that have stood the test of over 6 decades stands in contrast to many straitjacket edifices in other societies that came to grief. By the same token, these structures need constant nurturing.
भारतीय इतिहास कांग्रेस का 3 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हो रहा है। इतिहास कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष BD चट्टोपाध्याय ने भी उपराष्ट्रपति की चिंताओं को इतिहास के पन्नों से निकालकर मौजूद सदस्यों के सामने रखा। हाल ही में भारत में धर्मांतरण के मसले पर संसद से सड़क तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ऐसे में भारतीय इतिहास कांग्रेस का ये सम्मेलन ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। शायद इसी वजह से इतिहासकारों ने सम्मेलन का मुख्य विषय अनेकता में एकता रखा है। अनेकता में एकता भारतीय राष्ट्र की मूल आत्मा रही है, लेकिन सवाल यह है कि भारत के इतिहासकारों को क्यों यह भय सता रहा है कि एकता को जबरन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कहीं इस तरह की प्रक्रिया से भारत में विकास और सुशासन के सपने को धक्का तो नहीं पहुंचेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस JNU से अखिलेश सुमन। भारतीय इतिहास कांग्रेस के सम्मेलन में शिरकत करने आए दुनिया के तमाम इतिहासकारों ने माना कि जवाहरलाल नेहरू के धर्मनिरपेक्षता से जुड़े विचार भारत में आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अकील बिलग्रामी ने कहा कि नेहरू के विचार धर्म से ज्यादा राष्ट्रीयता पर आधारित थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अकील बिलग्रामी का कहना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का धर्मनिरपेक्षता का विचार समाज को आगे ले जाने के नजरिए से जुड़ा था। What notion of secularism Nehru adopted after independence in the major reforms that were made in Hindu law in 1955, and I describe that as very close to secularism in the West. उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण देते हुए नेहरू के विचारों की प्रासंगिकता को मौजूदा वक्त के लिए भी जरूरी बताया। Secularism is a concept which was brought in Europe to counter a form of European nationalism which never existed in India. And Indian nationalism was very different from European nationalism because it was an inclusive nationalism and not a nationalism based on religious majoritarianism. 75वें भारतीय इतिहास कांग्रेस में देश विदेश के कई जाने माने इतिहासकार हिस्सा ले रहे हैं। रविंद्र सिंह शुराण, राज्यसभा टीवी। दिल्ली IIT के निदेशक रघुनाथ के शिवगांवकर ने रविवार को अपने इस्तीफे की पुष्टि कर दी। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बयान जारी करके शिवगांवकर पर इस्तीफे के दबाव की बात से इनकार किया है। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके साफ कर दिया था कि उन्होंने क्रिकेट अकादमी के लिए ग्राउंड या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई अर्जी नहीं लगाई थी। गौरतलब है कि अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि IIT के निदेशक पर सचिन की क्रिकेट अकादमी और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के वेतन के 70 लाख रुपए देने का दबाव था। हालांकि बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी खबर वापस लेकर खेद जताया था। पाकिस्तान ने इस साल 550 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जो पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा है। इस साल नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे ज्यादा 562 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 410 बार और नियंत्रण रेखा पर 152 घटनाएं हुई हैं। सीमा पार से सीज फायर उल्लंघन में 5 जवान समेत 19 लोग मारे गए, वहीं करीब 150 लोग जख्मी हुए। साल 2003 से संघर्ष विराम लागू होने के बाद इस बार अगस्त से अक्टूबर के बीच 2 सुरक्षाकर्मियों सहित 13 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकियों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई में 102 आतंकी ढेर हुए, वहीं सेना के 29 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बात मौसम की। उत्तर भारत में भीषण सर्दी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी दिल्ली सहित कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक दर्ज की गई। रविवार को दिल्ली में पिछले 5 साल का सबसे ठंडा दिन रहा और पारा 2.6 डिग्री तक चला गया। गुड़गांव में 0.4 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया गया। इस महीने दिल्ली में करीब 160 बेघर लोगों की ठंड के कारण मौत हुई। घने कोहरे की वजह से हवाई, रेल और सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर तक मौसम में परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। धुंध अंधेरे ने आज सुबह दिल्ली में गाड़ियों को फॉग लाइट्स और पार्किंग लाइट्स ऑन कर चलने को मजबूर कर दिया। कुछ ऐसा ही नजारा एयरपोर्ट का था। टर्मिनल तक धुंध छाई हुई थी और इसके असर की बानगी ये फ्लाइट डिस्प्ले चार्ट था, जिसमें ज्यादातर फ्लाइट्स देरी से थीं।
ये दुबई से जेट एयरवेज आने वाली थी, सुबह 5 बजे की फ्लाइट आने वाली थी, अभी तक डिले, अभी तक आई नहीं है वो। तो ये डिले किस वजह से? कुछ डिले तो अभी कुछ बता नहीं रहे, कोहरे को से बता रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से समूचा उत्तरी भारत घने कोहरे की चादर से ढका है। रविवार को दिल्ली का तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में तापमान 0.4 डिग्री तक नीचे गिर गया, जबकि उत्तर प्रदेश के चुर्क में तापमान 0.5 डिग्री रहा। इस बीच दिल्ली में ठंड से 3 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने कोहरे की यही स्थिति अगले सप्ताह भी रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक श्रीलंका और तमिलनाडु के तटवर्तीय इलाकों में दबाव के कारण कोहरा छाए रहने की संभावना है। We are not expecting any much change in the weather over Northwest India or northern plains next couple of days. Dense fog conditions and cold conditions during the day particularly will continue, and there may be some slight mild sunshine in the during middle of the day. कोहरे की वजह से 188 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। इनमें से कुछ ट्रेनें तो 2 दिन तक की देरी से चल रही हैं। कुछ यही हाल एयरपोर्ट्स का भी है। दिल्ली एयरपोर्ट से आज 15 इंटरनेशनल और 15 घरेलू उड़ानें देरी से हैं, जबकि 3 घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। शीतलहर में सबसे ज्यादा मुश्किल सड़क के किनारे रात गुजारने वालों को हो रही है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठंड पे काबू नहीं हो रहा है। आग के पास बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं बैठ के। उत्तर भारत में सर्दी का एक और पहलू शिमला और दूसरी पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है। यहाँ पर्यटक बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले साल का पहला दिन भी वो बर्फ में ही बिताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब बात दुनिया भर के मौसम की करें तो सिर्फ भारत में ही नहीं, इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश मौसम में हुए असमान बदलाव का सामना कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप से लेकर श्रीलंका तक कहीं कोई भारी बर्फबारी से परेशान है तो कोई सदी की भीषणतम बाढ़ झेल रहा है। अमीर देशों में गाड़ियों के पहिए थम गए हैं तो विकासशील देशों में पैदल चलने के लिए जमीन कम पड़ रही है। हालात इस कदर खराब हैं कि लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर दूर जाना पड़ रहा है। मौसम का ये भयावह रूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मजबूर कर रहा है कि वो ग्लोबल वार्मिंग पर वैज्ञानिकों की चेतावनियों पर ध्यान दें। अमेरिका के दक्षिणी इलाकों में आए बर्फीले तूफान ने वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दक्षिणी अमेरिका के लुबोक और टेक्सास में हुई 5 सेंटीमीटर की बर्फबारी के बाद कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। हजारों लोग रास्तों में फंसे हुए हैं। अमेरिका ही नहीं, यूरोप के हालात खराब हैं। फ्रांस के एल्प्स में बर्फबारी से सड़क बंद होने के बाद करीब 15,000 गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। इन फंसे हुए वाहनों में ज्यादातर लोग क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अब ये लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। कमोवेश जर्मनी में भी यही हालात हैं। ब्रिटेन भी इस आपदा से नहीं बच पाया है। यहाँ के विभिन्न भागों में हिमपात और जबरदस्त शीतलहर के कारण विमान सेवाएं और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हजारों यात्री सड़कों में फंसे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह के शुरू में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है। उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, मध्य और उत्तरी इंग्लैंड और दक्षिणी स्कॉटलैंड में बर्फबारी लगातार जारी है। श्रीलंका में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण 20 लोगों की मौत हो गई और लगभग 10 लाख नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा है। बाढ़ में करीब 15,000 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान चाय बागान श्रमिकों को हुआ है। मलेशिया तो 3 दशक की सबसे भीषणतम बाढ़ झेल रहा है। यहाँ से 1.5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। ये लोग नहीं जानते कि कभी अपने घर लौटेंगे भी या नहीं। प्रधानमंत्री नजीब रज़क ने करीब $14 करोड़ की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की, हालांकि ये पर्याप्त नहीं है। मलेशिया के साथ ही थाईलैंड भी बदतरीन बाढ़ का सामना करने को मजबूर है। यहाँ रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और 2 लाख लोग इससे पीड़ित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल रुख इटली का करते हैं, जहां एड्रियाटिक सागर में एक जहाज में आग लग गई। त्वरित बचाव अभियान में अब तक करीब 170 यात्रियों को बचा लिया गया। हालांकि 300 लोग अभी भी जहाज के अंदर फंसे हुए हैं। इस जहाज का नाम नॉर्मन अटलांटिक है और इसमें सवार ज्यादातर लोग ग्रीस और इटली के हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर छोटे छोटे समूहों में लोगों को निकाल रहे हैं और इस आग में अब तक एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। हालांकि खराब मौसम की वजह से बचाव अभियान में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं।
कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। और बात क्रिकेट की करते हैं। मेलबर्न में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में लंच तक 2 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। ओपनर डेविड वार्नर ने आर अश्विन की गेंद पर आउट होने से पहले तेज तर्रार पारी खेलते हुए 6 चौकों की मदद से 40 रन बनाए। इससे पहले आज सुबह भारत के सभी विकेट 465 रन पर गिर गए। मिशेल जॉनसन ने 3 रन के अंदर ही मोहम्मद शमी और उमेश यादव को आउट कर दिया और भारतीय पारी को समेट दिया। टेस्ट का तीसरा दिन विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के नाम रहा। कोहली ने शानदार 169 और रहाणे ने 147 रन की पारी खेली। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 262 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की है। कोहली ने अपना 9वां और इस सीरीज में तीसरा शतक लगाया। रहाणे के करियर का यह तीसरा टेस्ट शतक था। बारिश की वजह से लंच के बाद खेल को रोकना पड़ गया। हालांकि अब खेल शुरू हो गया है। आज हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना की जयंती है। राजेश खन्ना हिंदी फिल्मों के रोमांटिक हीरो की श्रृंखला के शायद आखिरी सुपरस्टार थे। अपने जमाने में वो लोकप्रियता के शिखर पर थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जैसे कटी पतंग, आराधना, अमर प्रेम, सफर और आनंद। आइए देखते हैं रील में कैद राजेश खन्ना के फिल्मी सफर के कुछ यादगार पल। मस्तानी कब आएगी तू मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज जयंती है। लोगों की दीवानगी उनके लिए सिर चढ़कर बोलती थी। तमाम यादगार फिल्मों में यादगार अभिनय किया राजेश खन्ना ने और आज भी वो लोगों के दिलों में उसी तरह राज करते हैं जैसे उस जमाने में किया करते थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एयर एशिया के विमान का फिलहाल पता नहीं। तलाशी अभियान में मदद के लिए भारत के 3 जहाज और 1 समुद्री निगरानी विमान तैयार। 162 यात्रियों में कोई भारतीय नहीं। बेंगलुरु में चर्च रोड धमाके के बाद देश के बड़े शहरों में हाई अलर्ट। घायल महिला की मौत, गृहमंत्री ने की मुख्यमंत्री से बात। समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। गुड़गांव में तापमान 0.4 डिग्री। कोहरे से रेल और हवाई यातायात बुरी तरह बाधित। उपराष्ट्रपति की धर्म के आधार पर इतिहास लिखने से बचने की नसीहत। दिल्ली में 75वें इतिहास कांग्रेस का उद्घाटन। और विराट और रहाणे के शतक की बदौलत भारत ने पहली पारी में बनाए 465 रन। ऑस्ट्रेलिया को 65 रन की बढ़त। बारिश से खेल में बाधा।